वेलकम टू आवर चैनल कंसल्टेंट नॉलेज। मेरी तरफ से मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। आज हम कैंसर के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो कैंसर के बारे में तफसीली मालूमात के लिए हमने अपनी कंसल्टेंट को मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली कैंसर है क्या। कैंसर बेसिकली हमारे बॉडीज़ में टिश्यूज़ की आउट ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होती है। जब हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, आउट ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो ये कैंसर की कैटेगरी में चले जाती है। जब ये एडवांस स्टेजेस की तरफ मूव कर जाती है तो जी। और अक्टूबर चूँकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ कंसीडर होता है ओवरऑल द वर्ल्ड, तो मैं चाहूँगी कि आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी बताइएगा। देखें, ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर एंड वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनली सेकंड नंबर पे हमारा फीमेल ब्रेस्ट कैंसर्स आ रहा है। मैम, इसकी अलामात के हवाले से हमें बताइएगा कि अलामात क्या क्या हैं इसकी। इसकी अलामात में पहले नंबर पे अगर ख़वातीन फोकस करें तो उनकी ब्रेस्ट में जो है वो गिल्टी का नमूदार होना है, ऐसी गिल्टी जिसके साथ अल्सर हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि गिल्टी जो है वो ग्रो इस हद तक कर चुकी हो बैक की जानिब कि उसने जो ब्रेस्ट के मसल्स हैं उनको बुरी तरह से जकड़ लिया हो। जब थोड़ी सी एडवांस स्टेज की तरफ जाती है ये ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें ये आता है कि निप्पल से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर ये मेटास्टेटिक रुख इख्तियार कर लेती है, मेटास्टेटिक में ये होता है कि दूसरे पार्ट्स को इन्वॉल्व करती है, तो उसमें हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स आ जाते हैं, आपका लिवर आ जाता है और बोन्स ये इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी अगर ये एक हद से बढ़ जाए तो ये दूसरी चीज़ों को भी डैमेज करना शुरू कर देती जी है। बिल्कुल, हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। मैम, इसके रिस्क फैक्टर के हवाले से बात करते हैं चलें। तो सबसे पहले हमें एज के हवाले से बताइए कि किस एज में चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी एज लिमिट जो है वो 20 ईयर्स से स्टार्ट होती है। जब एक फ़ीमेल 20 साल की उम्र से क्रॉस करती है तो 20 साल से ऑनवर्ड जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा इसमें फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। अब फैमिली हिस्ट्री में मैं आपको क्लियर करती चलूँ, फैमिली हिस्ट्री में अगर आपकी वालिदा को, मदर को या आपकी सिस्टर को ये कि ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम रहा है, तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा रिस्क हो सकता है, आप इस तरफ आ सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। फिर जब बच्ची की डेवलपमेंट हो रही होती है माँ के पेट में, तो उसमें जीन्स चूँकि डिफ़ाइन करते हैं हर हमारी ग्रोथ को, नरिशमेंट को, तो उसमें एक जीन आती है BRCA1 और BRCA2। इन जीन्स में अगर डेवलपमेंट के दौरान तब्दीली आ जाए तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाती है। जब आप एट द एज ऑफ 20 आती हैं या इससे क्रॉस करती हैं किसी भी एज में, तो आप ज़्यादा रिस्क फैक्टर पे होंगी। जी, तो डाइटरी फैक्टर के हवाले से बताइएगा। डाइट फैक्टर्स में मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी एक मेजर कॉज है। इसके अलावा वो लोग जो अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है। स्मोकिंग का एक्सेस इनटेक, वो ख़वातीन जो स्मोकर्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर एक ट्रेंड हमारे यहाँ ये चलता चला जा रहा है कि जी लेट मैरिजेस हो रही हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर शादियाँ लेट होंगी तो डेफिनेटली चाइल्ड बर्थ भी डिले होगा। मैरिटल स्टेटस का भी इस पे बहुत असर पड़ता है। ये एक बड़ा डिफरेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, इसको ज़रा डिटेल डिस्क्राइब कीजिएगा मैम। देखें, लेट मैरिज के बाद अब आप अगर फर्स्ट बेबी कंसीव कर रही हैं आफ्टर 35, तो उन ख़वातीन में रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक ट्रेंड सेट हो चुका है हमारे यहाँ जी, मॉडर्नाइजेशन इसको समझ रही हैं ख़वातीन, या एक उन्होंने ख़ुद को ईज़ स्टेट पे रखने के लिए एक
स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी हमने जो है वो बच्चे को दूध नहीं पिलाना। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ, आप अपने ईज़ के चक्कर में अपने आप को खुद जो है एक बहुत बड़े रिस्क की तरफ लेकर जा रही हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर का कॉज बनता है। ओह माय गॉड, हमारे यहाँ जबकि इसको मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में इजी लिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके मैम रिस्क फैक्टर तो डिस्कस हो गए, अब इसकी तशख़ीस का तरीक़ाकार बताइएगा कि किस तरह इसकी तशख़ीस हो सकती है मेडिकली। मेडिकली तशख़ीस अगर आप बात करना चाहती हैं तो मैं उसमें आपको ये बताती चलूँ, अगर आप एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाती हैं जी, तो उसमें जो है ट्रिपल असेसमेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट हम जो है वो अडॉप्ट करते हैं बिफोर डायग्नोज, और जब हम डायग्नोज के फेजेस में एंटर होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो आपका पैथोलॉजिस्ट होता है। पैथोलॉजिस्ट का क्या काम है जी, उसने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। यही क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इसमें कुछ एडवांसमेंट फर्दर आ जाती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ केस एंड करंट सिचुएशन। तो वो क्वेश्चनिंग करने के बाद एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद जब उसको इस बात का आइडिया होता है या खदशा होता है कि भाई जी आप में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रेंड है या आप उस तरफ जा सकती हैं, तो वो फिर आपको जो है फर्दर रेडियोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करवाता है। रेडियोलॉजिस्ट जो है उसमें कुछ जो है वो चीज़ें लेकर के आते हैं, और फिर फाइनली जो है वो सर्जन्स जो हैं वो अपनी तशख़ीस उसके ऊपर करते हैं। अब इसके तरीक़ेकार मैं बताती चलूँ कि क्या फेजेस होते हैं और किस तरीके से वो इसकी डायग्नोस्टिकेशन करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक बड़ा इजी और सिंपल वे जो है वो आजकल आ रहा है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड की जाती है। अब अगर आप 20 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक हैं तो इस एज ग्रुप में द बेस्ट वे इज़ टू अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अब कलर्ड और मैनी एडवांस उस पे जा रही है, आप अल्ट्रासाउंड से इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। सेकंड वे जो है आता है, अगर आप 40 ईयर से क्रॉस कर गए हैं तो फिर मेमोग्राम लिया जाता है, और उस मेमोग्राम के थ्रू जो है वो डायग्नोसिशन की जाती है। अब थर्ड फेज़ में आता है जी बायोप्सी करवाई जाती है, यानी नीडल वाला टेस्ट जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है वो करवाया जाता है। उसमें ये होता है कि जी इसकी मज़ीद कम्प्लिकेशन और एडवांसमेंट जो हो चुकी होती है उसमें, तो वो ईजीली हमें और मल्टी डायमेंशन से हम उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं कि क्या इशू है और हमने उसको आगे किस तरीके से ट्रीटमेंट की तरफ लेके चलना है। जी बेहतर। तो मैम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से या इसका तरीका इलाज क्या हो सकता है, उसके हवाले से आप क्या बताती हैं? देखें जी, मैं पहले तो आपको एक बात बताती चलूँ कि ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा एक हम जिस खित्ते में रह रहे हैं और हमारे साथ जो मज़हब का एक रुझान यहाँ पे है, और हम अपने आप को समझते हैं कि जी हम मेल के पास फ़ीमेल जाएंगी तो ऐसा अच्छा नहीं है, या इसको जो हम अच्छा नहीं समझते हैं, तो हम जो है वो इलाज की तरफ थोड़ा सा आते आते काफ़ी डिले कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली पता है कि जी रिस्क बढ़ जाता है। अगर वाकई आप उस फेज़ में हैं और आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली जितना टाइम बढ़ता चला जाएगा उसके जो ट्रीटमेंट के आउटकम आते हैं वो उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं होते जो आप अर्ली डायग्नोज के बाद आप जो उसका ट्रीटमेंट की करते हैं। तो अगर आप मज़हब के हवाले से बात करें तो देखें, मैं आपको बताती चलूँ कि इलाज एक सुन्नत है। तो अगर आप मज़हब को लेके चलते हैं तो फिर आप अपनी इस सुन्नत पे को भी फॉलो करें। ऑन टाइम अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो आप एक मुस्तनद और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर आपको फ़ील होता है जी ब्रेस्ट में कुछ है, एबनॉर्मेलिटी है, कुछ इस तरह की ओवर ग्रोथ है या कोई गिल्टी टाइप है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर गिल्टी जो है वो कैंसर की ही गिल्टी हो। आप उसको एटलीस्ट चेक तो करवाएं, क्योंकि देखा गया है बिनेन जो है वो कुछ गिल्टियाँ होती हैं, ये वो होती हैं जो चर्बी वगैरह या कुछ ऐसी थैलियाँ होती हैं, ये जब डेवलपमेंट फेज़ में ब्रेस्ट की हो रही होती है या फीमेल ग्रोथ फेज़ में होती हैं, तो उस वक्त अक्सर ये बन जाती हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आपको पता तब चलेगा जब आप एक काबिल डॉक्टर के पास जाएंगी। तो
ग्रेट, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट आपने हाईलाइट किया, क्योंकि हम लोगों को अक्सर ख़वातीन में देखा गया कि इस तरह की कोई चीज़ हो तो पहले तो वो चेक ही नहीं करवाती, और दूसरा ये है कि हर गिल्टी को कैंसर ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हर गिल्टी कैंसर नहीं होती। अब मैं इसके इलाज के हवाले से आपको बताती चलूँ तो वो अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कैंसर। अब ये आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा जी, अगर तो इसकी स्टेज अभी बिल्कुल स्टार्ट पे है तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी जी। देन आप उसके अंदर जो है, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है या कुछ इस तरह की चीज़ आपको है तो आप जो है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी उसमें आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो सर्जरी का फेज़ आता है, अगर एडवांस मज़ीद है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं मज़ीद तो अब उसमें जो है हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। वो रेडियोथेरेपी के थ्रू और कीमोथेरेपी के थ्रू उसको जो है वो सर्जरी की पोजीशन पे लेकर आते हैं। पहले डायरेक्ट सर्जरी नहीं कर दी जाती। अगर गिल्टी का साइज़ बड़ा है तो डेफिनेटली हमारे ये जो रेडियोथेरेपीज़ और कीमोथेरेपीज़ हैं ऑन्कोलॉजिस्ट इसको अडॉप्ट करते हैं और इनको इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में लाते हुए उनको जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसको साइज़ जो है वो उस लिमिट पे लेकर आते हैं जहाँ के पे उसकी सर्जरी हो सके, और देन फाइनली उसको जो है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने ब्रीफली ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस किया और इसके सिम्टम्स और फर्दर इसकी रिस्क फैक्टर्स वगैरह को भी डिस्कस किया। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को जो है अवेयरनेस दिलवाई और लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है एक काविश थी आप लोगों के, आपकी तरफ से, आपकी टीम की तरफ से। तो मैं उम्मीद करती हूँ लोगों को इससे फ़ायदा होगा और वो फर्दर भी इसको शेयर करेंगे, और अगर फर्दर भी कोई गाइडलाइन चाहते हैं तो दे कैन इन कॉन्टेक्ट विद योर प्लेटफॉर्म। Yes, of course. If you want to contact with us, then put your comment in the comment box. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।